नमस्कार, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम संवैधानिक निकाय पढ़ रहे थे। संवैधानिक निकायों की श्रृंखला में हमने जितने महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय थे उनके बारे में पढ़ा एक एक करके। हमने निर्वाचन आयोग से प्रारंभ करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पर लाकर उसको ख़त्म किया। वो जो हमारे सिलेबस का हिस्सा था वो ख़त्म हो गया। अब हम निकायों में बात किए थे कि दो प्रकार के निकाय होते हैं, एक संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होता है गैर संवैधानिक निकाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसे स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहा जाता है। आज हम उस श्रृंखला को लेकर उपस्थित है। उसमें एक एक करके जितने निकाय हैं, हमारे गैर संवैधानिक निकाय जिसे सांविधिक निकाय भी कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज हमारा पहला उस प्रकार का निकाय है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। आज NHRC के बारे में पढ़ेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मानवाधिकार होता क्या है, किस प्रकार के अधिकार हमारे मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं, इसका चार्टर कब चालू हुआ, कहाँ पे सम्मेलन हुआ, किस शहर में हुआ, किस देश में हुआ, किस तिथि को हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्टेबल किया गया, उसकी स्थापना की गई, कब किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, पहले हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन है, उनका जो संरचनात्मक ढांचा है इस आयोग का वो क्या है, इन सारी तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय, जिसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, उसके बारे में आज हमारा पहला है। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। कई बार आपको फुल फॉर्म भी लिखने को आता है कि NHRC का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार मतलब मानव का क्या अधिकार है, तो ह्यूमन, अधिकार का मतलब राइट्स, उससे बना है ये आपका ह्यूमन राइट्स। तो पहले जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, मानवाधिकार होते क्या हैं, मानवाधिकारों का हमारा इतिहास क्या रहा है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आप जैसे यूपी पुलिस या SI की परीक्षा देंगे उत्तर प्रदेश में, तो उसमें एक सिलेबस का पार्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो इसलिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, हमारा गैर संवैधानिक निकाय भी है, इसलिए आइए इसकी बात करते हैं। तो स्थापना NHRC की स्थापना कब हुई, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत। किसके तहत? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब ये भी पूछेगा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1993, 94, 95, 2003, ऑप्शन में कुछ भी रहेगा। तो हम जानते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मतलब एक्ट 1993 के प्रावधानों के तहत। इसमें जो प्रावधानित किया गया था, इसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसमें 3 प्रश्न हैं आपके जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मिलते हैं कि जो NHRC है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। स्थापना कब हुई? 1993 में। डेट अगर पूछ देगा, इस समय प्रचलन में आ रहा है डेट पूछने का। RTE का डेट पूछा, RTI का डेट पूछा, मनरेगा किस दिन को लागू हुआ वो डेट पूछता है, ये भी डेट पूछता है। कुछ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत अक्टूबर में 12 तारीख को 1993 में इसको स्टेबल किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये रही बात इसके इस्टेब्लिशमेंट को लेकर और उसका हेड ऑफिस लेकर। अब मानवाधिकार होता क्या है? मानवाधिकार मतलब मानव का अधिकार, जो जन्म लेने के बाद जो मनुष्य को अधिकार मिल जाता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसको हम क्या कहते हैं? मानवाधिकार की श्रेणी में लाते हैं। जैसे जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार, मूल अधिकार, ये सब क्या है? मानवाधिकार होते हैं। ये मानव के अधिकार हैं जो जन्म लेने के बाद तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन इसके पहले हम जानते हैं
कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार मानवाधिकार कौन से अधिकार होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र यूएन, यूनाइटेड नेशन की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार, संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार का सेंस इसमें क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट, नेशनल को हटा दीजिए, ह्यूमन राइट, मानवाधिकार। ये अधिकार मतलब मानवाधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर बिना भेदभाव के सभी को प्राप्त है। ये वैसे अधिकार है, यूएन हमारा क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स हमारा ऐसा पावर है जो जाति, लिंग, वर्ग, नेशन, रिलीजन, उसके बाद भाषा, लैंग्वेज या कोई और भी आधार है, तो उस आधार पर बिना भेदभाव के यह हमको सभी को प्राप्त है। मानवाधिकारों में मुख्यतः हम लेते हैं कि मानवाधिकारों में कौन कौन से अधिकार हैं, तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, हमें जीवन जीने का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं। गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, हमें कोई गुलाम नहीं रख सकता है, हमें यातना से मुक्ति का भी अधिकार प्राप्त है, ये भी मानवाधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं बोल के या लिख के, ये भी हमारा अधिकार है, मानवाधिकारों की श्रेणी में आता है। शिक्षा और काम का अधिकार, शिक्षा और काम का भी हमें अधिकार है, हमें शिक्षा पाने का अधिकार है। आप जानते हैं फ्री एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा, इसके लिए भी 2002 में संविधान संशोधन, उसके अनुसार ये सारी जितनी बातें हैं ये हमारे मानव अधिकार के अंतर्गत आती है। जब मनुष्य पैदा होता है, चाहे वो पुरुष के रूप में पैदा हो चाहे महिला के रूप में पैदा हो, उसको ये जन्मजात अधिकार मिल जाते हैं, क्या कि बिना किसी जाति के, लिंग के, भाषा के, राष्ट्रीयता के, उसका वर्ग क्या है या किसी कोई अन्य भी आधार है, चाहे वो धर्म का आधार हो या समुदाय का आधार हो, इस आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं होगा कि ईसाई कुल में बच्चा पैदा हुआ है, हिंदू कुल में पैदा हुआ है, मुस्लिम कुल में पैदा हुआ तो उसके मानवाधिकार अलग है, नहीं। किसी भी कुल में, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में, किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी भाषा का बोलने वाला, चाहे इसके अलावा कोई भी अन्य अधिकार है, इसके आधार पर या इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है, मानवाधिकार उन सबको प्राप्त होता है। इसमें मुख्यतः क्या है, हमारा जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और काम का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया ही है हमारे संविधान में। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं, ये शामिल होता है। अब इसका इतिहास क्या है, तो संक्षेप में हम जानते हैं कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये एक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। 2-3 चीज़ें इसमें हैं। ये पूछा जाएगा कि जो हमारा ये मानवाधिकार का ऐतिहासिक जो चार्टर है वो कब अपनाया गया था, तो 10 दिसंबर 1948 को। कहाँ पे, तो इस पर एक अंतर सरकारी समिति का गठन हुआ था और उसके तहत इन अधिकारों को एक मान्यता दी गई थी और 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में इसकी घोषणा की गई थी। पेरिस शहर में इसकी घोषणा की गई थी। ये रहा इसका इतिहास। उसके बाद इसकी संरचना क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। मतलब टोटल 7 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य हो गए, 7 और एक अध्यक्ष। 8 सदस्यीय बहुसदस्यीय निकाय है, आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 2 डीम्ड होते हैं। 7 सदस्यों में कम से कम 3 पदेन सदस्य होते हैं। अब देखिए इसमें जो 6 सदस्यीय समिति होती है, एक जो नाम तय करके देती है कि इस आयोग में ये लोग रहेंगे। इसके साथ ही यह जो इसका अध्यक्ष होगा वो न्यायाधीश रह चुका है, वही व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है जो न्यायाधीश रहा हो। अब राष्ट्रीय आयोग की संरचना हम जाने कि एक अध्यक्ष हो गए, 5 पूर्णकालिक सदस्य हो गए और 2 डीम्ड सदस्य हो गए। यहाँ तक बात हो गई। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट, जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके सदस्य अध्यक्ष
कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कैसे? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। यहाँ भी नियुक्ति का ही प्रावधान है, अपॉइंटमेंट, इलेक्शन नहीं। अपॉइंटमेंट, इलेक्शन या सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, चुनने की और निर्वाचित होने की बात नहीं होती है, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की बात होती है। ये शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित होता है या चुना जाता है, तो नियुक्ति की जाती है। ये बार बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो पेचीदा होते हैं लेकिन बहुत ही आसान है। नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन कैसे करता है? अब NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो संरचना है, उसके आयोग और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहेगा और उच्च समिति रहेगी, उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अब उच्च स्तरीय समिति में होते कौन है? यह जो समिति होती है वह, ये जो उच्च स्तरीय समिति होती है, इसमें 6 लोग होते हैं। अब 6 लोग कौन होते हैं? एक हो गया आपका PM, दूसरे हो गए आपके गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, एक लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरे हो जाएंगे राज्यसभा के उपाध्यक्ष, पांचवे कौन हो जाएंगे? पांचवे लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। बात समझ में आ गई? यह जो 6 उच्च स्तरीय समिति होती है उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, होम मिनिस्टर गृह मंत्री सदस्य होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी उसके सदस्य होते हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष भी उसके सदस्य होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं। विपक्ष के नेता से संबंधित कि जो सरकार में नहीं है लेकिन उसके बाद उनको ज़्यादा सीटें मिली हैं, जैसे कांग्रेस हो गई। तो ये बात हो गई। ये लोग नाम निर्दिष्ट करके भेजेंगे कि जो हमारा NHRC है उसका प्रेसिडेंट कौन होगा, मेंबर कौन होंगे। ये किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब ये इन लोगों की नियुक्ति करेगा। यह पूरी प्रक्रिया समझिए। जो NHRC होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करता है? प्रधानमंत्री की समिति वाली उच्च स्तरीय जो समिति होती है वो नामों की सूची देती है, नाम सुझाती है, तो वो जो नाम देगी उस पर करेगा। अब प्रश्न ये बनता है कि जो वह उच्च स्तरीय समिति होती है जो इन नामों और अध्यक्ष और सदस्यों के नामों को पटल पे लाती है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करे, अनुशंसा करती है या देती है, जो भी कहिए, उस समिति में कौन कौन से लोग होते हैं? उस समिति में 6 लोग होते हैं। एक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में रहेंगे, वो गृह मंत्री जो वर्तमान में रहेंगे, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान राज्यसभा के उपाध्यक्ष, 4 लोग, एक लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक राज्यसभा में विपक्ष नेता, 6 लोग होंगे। 6 लोग मिलकर नाम सुझाएंगे कौन अध्यक्ष रहेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का और कौन कौन सदस्य रहेगा, दे देंगे, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देगा। यहाँ तक बात हो गई। अब बात करते हैं कार्यकाल की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र। इनका कार्यकाल कितने का होता है? 5 वर्ष का रहेगा या 70 वर्ष? ये तो हम जान ही चुके हैं कि या जो भी पहले हो जाए। अगर आपकी नियुक्ति होती है 66 ईयर पे तो आप 4 ही साल काम कर पाएंगे क्योंकि 70 साल पहले हो जाएगा। अगर आपकी नियुक्ति होती है 60 ईयर पे तो 65 में ही रिटायरमेंट हो जाएंगे। 70 साल की उम्र तक आपको वेट नहीं करना है। जो इसमें से पहले पूर्ण हो जाए उसी के आधार पे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब ये जो हमारा आयोग है इसमें 5 विशिष्ट विभाग भी सम्मिलित होते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसमें 5 विशिष्ट विभाग भी सम्मिलित होते हैं। वो कौन कौन से विभाग हैं? बार बार पूछा गया है। विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग। पहला विधि विभाग, दूसरा जांच विभाग, तीसरा नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग,
3 हो गया, प्रशिक्षण विभाग 4था और प्रशासन विभाग 5 हो गया। 5 विभाग भी इसमें सम्मिलित होते हैं, इसके लोग रहते हैं। विधि का काम ही है, जांच कौन करेगा? नीति अनुसंधान और प्रशिक्षण और प्रशासन, इस विभाग में 5 विशिष्ट विभाग भी सम्मिलित होते हैं। अब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका कार्य एवं उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि मानवाधिकार उल्लंघन की जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करता है। खुद की प्रेरणा से कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं। जैसे आप धरना दे रहे हैं कि हमारी नियुक्ति हो या नियुक्ति हो गई है, रिजल्ट घोषित हो, या उसके बाद पेपर दिए हैं उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि धरना दे रहे हैं, पुलिस आप पे लाठियाँ बरसा रही है, सरकार उस पर मौन है, तो या तो न्यायालय आदेश देगा कि ये भाई मानवाधिकार के हनन का मामला है, आप जांच करिए, या स्वप्रेरणा के आधार पर यह हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वह उसकी जांच करेगा। उसके बाद जेलों का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है और सुधार हेतु सरकार को सलाह दिया जाता है। यौन हिंसा व मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यतः 3 कार्य एवं उद्देश्य है। एक है कि मानवाधिकार उल्लंघन की जांच स्वप्रेरणा से करेगा या न्यायालय के आदेश के अनुसार करेगा। दूसरा, जेलों का समय समय पर निरीक्षण करेगा और सुधार हेतु सरकार को सलाह देगा। तीसरी बात, यौन हिंसा व मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। ये 3 प्रकार के काम हो गए। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच स्वप्रेरणा, खुद की प्रेरणा से या न्यायालय के आदेश से करना। जेलों का समय समय पर निरीक्षण व सुधार हेतु सरकार को सलाह भी देते हैं। यौन हिंसा एवं मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी ये करते हैं। अब ये हो गई हमारी बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। अब 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं कि मानवाधिकार कोई भी आयोग, समिति, जो भी आप पढ़िए, उसमें पहला अध्यक्ष कौन था और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न पूछने की संभावना प्रबल होती है, तो इसको ध्यानगत रखते हुए प्रथम अध्यक्ष हमारे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी हुए और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं 2021 से। हम गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय जिसे कहते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आज बात किए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पेरिस में एक समझौता हुआ, उसमें यह तय किया गया कि हम मानवाधिकारों को मानेंगे। उसके बाद वह जो समझौता हुआ 1948 में हुआ 10 दिसंबर को, इसीलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में हम इसको मनाते हैं। उसके बाद ये मानवाधिकार आयोग होता क्या है? तो जैसे जन्म लेने के बाद ही जब माँ के गर्भ से कोई मनुष्य पृथ्वी पर अवतरित तो खैर भगवान का होता है, मनुष्य का जन्म होता है, अवतार नहीं होता है। तो जन्म लेने के बाद से उसको जो अधिकार मिल गए वही मानवाधिकार हैं। अब मानवाधिकार में वैसे मुख्यतः आप बात करेंगे तो आप जानते हैं जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, आपका गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सब मुख्य अधिकार हैं जो हमें मिल जाते हैं। और इसका किसी भी उस जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर ऐसे अधिकारों में विभेद नहीं किया जाता है। उसके बाद हमने बात किया कि इसकी संरचना क्या है। एक अध्यक्ष होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य में आपका 5 पूर्णकालिक होते हैं, 2 डिम्ड सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में कितने लोग होते हैं? तो अध्यक्ष सहित 6 लोग होते हैं। एक आपका वर्तमान के प्रधानमंत्री, सभी लोग वर्तमान में ही रहेंगे। जब आयोग की संरचना के नाम नामित किए जाएंगे उस समय जितने लोग रहेंगे वर्तमान में, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये लोग नामों की सूची देंगे या उस नामों को अनुशंसित करेंगे और राष्ट्रपति उन नामों को ही नियुक्ति रूप में दे देगा। वही NHRC की संरचनात्मक स्थितियां होंगी। अब इनका कार्य क्या है? इनकी कार्य ये है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा तो स्वप्रेरणा से या न्यायालय जांच अगर कहेगा तो न्यायालय के आदेश के अनुसार ये लोग जांच करेंगे, जेलों का निरीक्षण करेंगे, सुधार हेतु अपने सुझाव देंगे। यौन हिंसा व मानवाधिकार से संबंधित जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा, कि क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं।
उसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जी हैं। 2021 से दोनों मिश्रा ही हैं। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है? अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक हमारे वीडियोस को शेयर करिएगा। आप लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारे सोशल प्लेटफॉर्मों के थ्रू आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको @इल्विन क्लासेस को फॉलो करना है। आप हमसे अपने सवाल शिक्षा से संबंधित पूछ सकते हैं, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारा एक ही नंबर है, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। 7081788388 पर आप सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको अविलंब आपकी जिज्ञासाओं को सही करने का, सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।